किलोमीटर प्रति घंटे में दे देंगे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर और एक बात हमें समझ में यह आ रही है कि जब बल बराबर से द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है। हमने एक गति का समीकरण पढ़ा है भाई, न्यूमेरिकल इतना ही थोड़ी है, इसके न्यूमेरिकल में घुमा फिरा के दिया जाता है। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे दिया जाता है देखते हैं। हमें मालूम है कि v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस at होता है गति का पहला समीकरण। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, u को इधर लाते तो v माइनस यू इजिकल टू क्या हो गया, at हो गया, और इस t का तिरे गुना करते तो ये इजिकल टू क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय। देखना यम ए का मान कितना है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय। ठीक, इसका मतलब अब न्यूमेरिकल बढ़ गए आपके। ठीक है, अब क्या बोला जाएगा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को, अब त्वरण में दिया जाएगा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलने लगेगी। देखना, आपको द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम की गेंद ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी गतिमान है, और कितनी गतिमान है, u इक्वल टू प्रारंभिक वेग। याद रखना, चैप्टर शुरू हुआ था तभी बताया मैंने कि u मतलब प्रारंभिक वेग ही होता है हमेशा, v मतलब अंतिम वेग ही होता है। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या होगा, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और उसका फौरन मतलब उसमें क्या इतना बल लगाना है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चलने लगे, और कितने समय में इतना इसका वेग हो जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इसका इतना वेग हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अगर केवल यही फार्मूला मालूम है तो फिर तो गया है क्वेश्चन, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया अब बल ज्ञात करना है तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं था, कि ये तो आपने बस बड़ा आसान बताया था काम, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब बनेगा क्वेश्चन? नहीं बनेगा, क्योंकि अब हमें त्वरण दिया ही नहीं है कहीं पर। तो त्वरण को चाहो तो आप ये यहाँ पर इसमें मान रख के त्वरण ज्ञात कर लो, और इस त्वरण को यहाँ पर रख दो, या तो फिर हम यहाँ पर इसको ऐसा, इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं, u का मान रख दो, v का मान रख दो, t का मान रख दो, m का मान रख दो, कैलकुलेशन करो, बल यहाँ ज्ञात हो गया। ठीक, इसको यदि आगे की ओर बढ़ाए हम तो देखिए द्रव्यमान बराबर से m v माइनस m u डिवाइडेड बाय t। ठीक, तो f इक्वल टू, आगे चल के पढ़ेंगे हम, संवेग की बात हो रही है इसमें, तो m v मतलब अंतिम संवेग होता है, अंतिम संवेग क्या होता है, संवेग अभी डिस्कशन करेंगे यार, बल्कि दिखे ही रहा आपको, द्रव्यमान गुणित वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, और माइनस द्रव्यमान अंतिम या प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग डिवाइडेड बाय क्या हो गया, t हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में चेंज, किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग इतना है, अंतिम संवेग इतना है, और वह प्रारंभिक संवेग इतना है, 3 सेकंड में इस संवेग पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूटन का द्वितीय नियम के आधार पर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो हमने गति के द्वितीय नियम के आधार पर बल बराबर से द्रव्यमान गुणित त्वरण की बात की है, और एक फार्मूला ये देखा कि हम v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। यहां पर देखना, यदि मान लिया जाए एक क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में किसी बैट्समैन ने मारा, तो जब बॉल कोई कैच करता है तो आपने देखा होगा कि बॉल को डायरेक्ट ऐसा हाथ पर कैच न करते हुए उसको पीछे की ओर खींचा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए F इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। उस बॉल का वेग जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होता है तो अगर मान लिया जाए पूरे वेग से अगर बॉल यहाँ पर आती है, हाथ में आती है, तो क्या होगा, हाथ में चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका वेग क्या है, बहुत ज्यादा है, और हम उसको
जो उसका वेग है उस वेग को क्या शून्य करना चाह रहे हैं भाई। बॉल इस टाइप से इधर से गिरी और जब हम इसको हाथ पर कैच करना चाह रहे हैं, इसका वेग मान लिया जाए 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण है इसका, और इस त्वरण से बॉल यहाँ पर आ रही है, तो बॉल को यहाँ पर झेलने में बहुत कम समय लगेगा। इसका वेग क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 0 रखना होगा, तब तो अपने हाथ में रहेगी, क्योंकि ये इस वेग से आ रही है और हमने क्या कर दिया, इसका वेग 0 कर दिया है। यहाँ पर समय बिल्कुल न्यूनतम समय रहेगा। देखना, समय न्यूनतम है, समय का मान बहुत कम है, अल्प मान है। जब समय का मान अल्प रहेगा तो बल क्या हो जाएगा, उस गेंद का जो बल रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत अधिक रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम यह में द्रव्यमान गुणित प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ऊपर दिखाई दे रहा और डिवाइडेड बाय में टी है। हम जितना ज्यादा समय लेंगे, अगर टी इक्वल टू बहुत छोटा सा समय रहेगा तो बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। सपोज करें कि टी इक्वल टू 10 सेकंड ले लें, 10 सेकंड अगर बढ़ा दिया जाए तो बड़ी संख्या से किसी भी संख्या को भाग दिया जाए तो हमें एक छोटी संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब बल क्या होगा, बल कम लगेगा। तो इसीलिए जब बॉल को कैच किया जाता तो इस प्रकार से हम उसको पीछे की ओर लाते हैं। अगर सपोज करें कि कोई बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली अगर किसी को लगती है तो उसका वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र वेग होता है। और जब किसी व्यक्ति को लगती है वो गोली तो उसको लगने के बाद उसका तीव्र वेग को उसको स्थिर करने में या उसका वेग 0 करने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए बल का वहां पर बहुत ज्यादा यूज होगा, तो और समय क्या होगा, अल्प होगा, और जितना कम समय लगेगा उसको शून्य करने में, उसके वेग को शून्य करने में, उतना अधिक बल वहां पर काम करेगा। तो इस आधार पर अभी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम गति के तृतीय नियम को समझते हैं। देखिए उदाहरण 9.1 है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यहाँ पर बल कार्य कर रहा है, कोई वस्तु है 5 किलोग्राम, उस पर कोई बल, उस वस्तु को, ये 5 किलोग्राम की वस्तु है, उस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, कितना बल लगाया जा रहा, एक बल 2 सेकंड तक बल लगाया जा रहा है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। क्लियर सी बात है, जब वस्तु का ऑलरेडी जो वेग है उसको बढ़ा देता है, ये बल कर देता है, तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा काम है कि जब ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा हमें, न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फार्मूले याद हो और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, और न्यूमेरिकल बच्चे छोड़ते ही इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपको। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अब ये न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला तो छोड़ो यार, तो थोड़ा सा आला तेरा दिख रहा है, हम अगला न्यूमेरिकल समझेंगे। तो ये काम नहीं करना है। ये वाला न्यूमेरिकल समझेंगे ना तो इसके कॉन्सेप्ट अगले न्यूमेरिकल में यूज होना है। ये अगर न्यूमेरिकल अपने से बनेगा तो अगला न्यूमेरिकल और इजी जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, आपको कोशिश करना है। और कोशिश क्या करना है, एक बार इसको प्रॉपर तरीके से समझ लो, आपको एक बार बना के देखना है इसको, और जब बना के देखेंगे तो बड़े स्मूथ तरीके से फिर बनने लगेंगे न्यूमेरिकल। मजा आता है न्यूमेरिकल करने में, है ना। और मजा तभी आता है जब प्रैक्टिस होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फार्मूले हमें मालूम होती है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि हमें दिया क्या है। दिया है सबसे पहले तो ये ढूंढो न्यूमेरिकल में दिया है, और क्या क्या दिया है। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु, क्वेश्चन को मैं एक तरफ से पढ़ते जा रहा हूँ और जो जो दिया है उसको लिखते हुए जा रहा हूँ। वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित किया जाता है, और ये कितना है, 5 किलोग्राम है। इकाई सहित लिखना है, ठीक है। एक वस्तु 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत करता है। तो मतलब समय कितना है, टी इज इक्वल टू, ये भी तो मालूम होना है कि किससे प्रदर्शित करते, तो टी से कितना, 2 सेकंड। इकाई सहित लिखना है ना, सेकंड इसकी इकाई है। एक नियत बल कार्य होता है, यह वस्तु का वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, कर देता है। मतलब पहले ऑलरेडी गतिमान थी 3 मीटर प्रति सेकंड, तो उसको 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग हो गया, अंतिम वेग हो गया।
तो प्रारंभिक वेग कितना है, u। प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है, तो u इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और अंतिम वेग और अंतिम वेग कितना है, v इज इक्वल टू, अंतिम वेग कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस प्रकार से इकाई सहित करना है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो बल का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, हम गति का दूसरा नियम समझ चुके हैं ना, और गति का बल की गणना करना हमें, तो गति का नियम मालूम है हमें कि ये क्या होता है, बल इज इक्वल टू m और इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये गति का जो हमने पहले नियम पढ़े थे वही है, F इज इक्वल टू m ये होता है भाई। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू m ये क्या है, इसमें त्वरण है, और त्वरण के लिए हमें फार्मूला मालूम है, हालांकि ये हम सब सारी चीजें कर चुके हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना। इससे हमने क्या किया, v को इधर लाया और एक तीरे गुना किया, तो a का मान यहाँ पर हमने रख दिया, तो ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनता है, तो ये सारी बातें हमें मालूम है। देखना m का मान कितना है, कहा गया है m ये है 5 किलोग्राम, इकाई सहित लिखते हैं हम 5 किलोग्राम। v कितना है, प्रारंभ v मतलब अंतिम वेग कितना है, 7 मीटर प्रति सेकेंड, और v का मान कितना है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, और डिवाइडेड बाय समय t कितना है, समय t 2 सेकेंड। क्लियर, 5 गुणित 7 में से ये गया तो 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम गुणित इसमें से इसको माइनस किया है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। देखना 2 से 2 बार कैंसिल, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। देखना अब इकाइयों की बात कर रहे हैं, ये बल की बात कर रहे हैं ना, इकाई देखना कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या लिखा है, किलोग्राम। पहले तो ये इसको पहले हमने न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया। देखना 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 हुआ, और 5 दूनी 10, ये मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पर इकाइयों की गणना देखना कैसे करेंगे, किलोग्राम जैसे कि वैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -1, और यहाँ नीचे और एक सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1 और एक आ जाएगा, तो सेकंड की पावर कितनी होगी, -2। या तो हम इसको बोल सकते हैं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और हमने बेसिक में पढ़ा है कि न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये क्या होता है, न्यूटन बराबर से ये होता है। तो ऐसा लिख